हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफडीआई के रिगार्डिंग कि बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली जो आपका डाउट्स है एफडीआई के रिगार्डिंग, जो आपके कन्फ्यूजन्स है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई आपका डाउट्स रहता है, कुछ क्वेरी आपकी रहती है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे साथ मिलके आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई से हम बोलते हैं, इसके नाम से जाहिर होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इन्वेस्टर बेस्ड ऑन वन कंपनी एज अ होम कंपनी एक्वायर एन एसेट इन अनदर कंट्री होस्ट कंट्री विद द इंटेंशन टू मैनेज इट। यानी एफडीआई एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं आप कि एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये एक एफडीआई है। इंडिया के लिए क्या हुआ, एक एफडीआई हो गया। लेट सपोज कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है या कोई और कंपनी है, वो अपने यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है, अब उसको इंडिया में एक बिजनेस करना है, इंडिया में उसको शेयर लेना है, उसे इन्वेस्टमेंट करना, तो इंडियन कंपनी के साथ मिलके उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया डायरेक्टली, तो वो इंडिया के लिए एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी एक होम कंट्री जो है वो होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, दिस इज कॉल्ड अ एफडीआई। तो आई होप आपको एफडीआई क्लियर हो गया है। तो इसको देखते हैं कि एफडीआई की क्या परमिशन फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। जो एफडीआई बेसिकली होता है वो ऐसी कोई परमिशन नहीं है कि सारे सेक्टर्स के लिए इक्वल नहीं है। कहीं पे एफडीआई अलाउड है, कुछ सेक्टर में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एफडीआई को बैन कर दिया है, कुछ सेक्टर में परसेंटेज वाइज है, कहीं पर 26% है, कहीं 49% है, कहीं 51% है, कहीं पे 100% एफडीआई अलाउड है। तो सम सेक्टर्स आर ओपन फॉर द 100, इसे यहाँ पे दिया गया है कि कुछ सेक्टर जो है जहाँ पे 100% एफडीआई अलाउ करता है, एंड सम सेक्टर इट इज अलाउड 26% या 49%, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है, या लाइक जो लॉटरी बिजनेस हो गया या गैम्बलिंग हो गया, यहाँ पे इंडिया के अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है। तो एफडीआई आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रही है, और वो हमारे लिए एफडीआई हो गया। अब एक आपने और एक टर्म सुना होगा कि एफपीआई क्या होता है। एफडीआई तो आपको पता लग गया, अब एफपीआई क्या होता है। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि एफडीआई और एफपीआई के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो एफडीआई की आप सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद करिए, याद रखिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो, लाइक जो शेयर्स में हो रहा है, स्टॉक्स में हो रहा है, बॉन्ड्स में हो रहा है, इंश्योरेंस में हो रहा है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो लो क्वांटिटी में हो रहा है, राइट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आप देख सकते हैं, वेयर इन द इन्वेस्टर परचेजेस इक्विटी ऑफ फॉरेन कंपनीज, एक ऐसा इन्वेस्टर जो फॉरेन कंपनीज की जो इक्विटी है उनको परचेज करता है, लाइक शेयर, डिवेंचर। एफडीआई मीन्स नॉट ओनली इक्विटी इन्फ्यूजन डजंट इम्प्लाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये जो एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, वो लेस देन 9% होता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो एफडीआई किस कंडीशन कहलाता है। यानी कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका जो टोटल जो कैपिटल है, जो टोटल उसका एक ओवरऑल एक बजट है उस कंपनी का, कितनी कैपिटल है, उसका 10% अगर
उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो एफडीआई कहलाएगा। अगर लेस देन 10% है तो वो एफडीआई नहीं कहलाएगा, देन वो कहलाएगा एफपीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। एफडीआई 10% है या मोर देन 10% है देन वो एफडीआई कहलाएगा, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट, राइट। अब देखते हैं कि एफडीआई के कुछ रूट्स वगैरह होते हैं, कि एफडीआई के कुछ रूट्स हैं, जैसे एक ऑटोमेटिक रूट हो गया, एक गवर्नमेंट रूट हो गया। ऑटोमेटिक रूट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको किसी से भी परमिशन लेनी नहीं है। आप डायरेक्टली जो फॉरेन कंपनी है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी से डायरेक्टली आप बात करिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनसे एग्रीमेंट करिए और डायरेक्टली आप वहाँ से अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे नो परमिशन रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं, राइट। जनरल रूल्स, कोई प्रायर परमिशन लेनी नहीं है, राइट। कोई इन्फॉर्म रिजर्व बैंक नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली आप डायरेक्टली उनसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अनदर रूट आता है गवर्नमेंट रूट, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, देन आप वहाँ से उनके फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, कुछ सेक्टर्स में परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है, कुछ में नहीं लेने की रिक्वायरमेंट है। तो जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस सेक्टर को आप पढ़िए, राइट। और पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप, अगर लगता है आपको कि यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो अपना गवर्नमेंट रूट अपना ये बस अप्रूवल लीजिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक रूट है, देन आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी एफडीआई कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों रूट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऑटोमेटिक रूट क्या होता है और गवर्नमेंट रूट्स क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कुछ एफडीआई के टाइप्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई होते हैं, किन किन मोड में एफडीआई हो सकता है, राइट। तो उनको जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि आपने सुना होगा इनवर्ड एफडीआई। इनवर्ड एफडीआई मीन्स आपको नाम से ही ये पता लग रहा है कि इनवर्ड कोई चीज आ रही है, राइट। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंट्री में आ रहा है। लेट सपोज चाइना है या यूएस है या मॉरिशस या सिंगापुर, कोई भी कंट्री हम ले सकते हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए इनवर्ड एफडीआई हो गया, क्योंकि हमारे पास तो एफडीआई आ रहा है, राइट। और एक आउटवर्ड एफडीआई होता है। ये क्या होता है कि हमारे पास से जब हम इंडियन कंपनी, एक कोई कंपनी है वो डायरेक्टली सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट कर रही है या मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो हो गया आउटवर्ड एफडीआई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है। देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या होता है, जो एक आपने देखा हॉरिजॉन्टल एफडीआई होता है। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई बेसिकली क्या होता है, ये एक इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय अ फॉरेन फर्म इन अ सिमिलर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एज इट इज कैरिड आउट इन इट्स होम कंट्री। इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपकी होम कंट्री है, आप बिजनेस कर रहे थे, आपने सेम वो होस्ट कंट्री में कर दिया, यानी जहां आपका जो बिजनेस है, सेम बिजनेस आप जहां पे जो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी सेम बिजनेस करती है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, आपकी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, आप सिंगापुर के हो या मॉरिशस के हो, राइट, और आप इंडिया में आके एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ही इंडिया में करा, तो वो एक कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसके हम कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट सिग्निफाइज दैट एन एमएनसी एज्यूम द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस इन 2 और मोर कंट्रीज। एक ऐसी एमएनसीज जो एक या 2 कंट्रीज में सेम प्रोडक्शन प्रोसेस करती है। इन नंबर ऑफ एमएनसीज सच एज स्टॉक, कोडेक, एचएचबीसी, एलजी, सैमसंग एक्सेट्रा एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस टेरिटरी बाय द वे ऑफ हॉरिजॉन्टल एफडीआई। जैसे आपने देखा कि एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये जो होते हैं एफडीआई वर्टिकल, ये सॉरी एफडीआई हॉरिजॉन्टल एफडीआई को यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखिए जहां पर सेम प्रोडक्ट है,
राइट, सेम इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट है, और आपने वहां पे एक एफडीआई किया तो वो हमारे लिए हो गया हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो आई थिंक आपको हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट नाम से जाहिर होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, आप किसी भी प्रकार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे आप शू मेकिंग कंपनी हो, आपने ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आप ऑटोमोबाइल कंपनी हो, आपने वहां पर शू मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो होता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, कि आपका जो बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटेड बिजनेस नहीं है, फिर भी वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। इसमें यही कहता है कि जो आप अपनी होम कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो सेम बिजनेस नहीं है, फिर भी वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है वर्टिकल एफडीआई। इसको आप गाइस ध्यान से समझिए कि वर्टिकल एफडीआई क्या होता है। अंडर दिस अ फर्म एज्यूम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ओवरसीज विद द इंटेंशन ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल। ये जो एफडीआई होता है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म होता है, रिक्वायर्ड फॉर इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट, और टेल्स इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड अ फाइनल प्रोडक्ट इन अ फॉरेन कंट्री। इसमें ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में होता है, रॉ मटेरियल के लिए जो एफडीआई होता है वो वर्टिकल एफडीआई होता है। अब बेसिकली जो वर्टिकल एफडीआई होता है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है। एक तो ये बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई होता है, एक फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई होता है। इनको हम डिस्कस करते हैं कि बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई क्या है। अंडर दिस अ फर्म enter the business scenario of another country with the intention of obtaining raw materials needed for carrying out its domestic production activities. Such FDI is historically common in extractive industries such as mining, gold, copper, tin, bauxite, petroleum, etc. Companies like British Petroleum shall have expanded their international business वाई वर्टिकल एफडीआई। इसमें क्या होता है वर्टिकल एफडीआई में, इसका आप एग्जांपल से समझिए कि आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आप ऑटोमोबाइल कंपनी है, आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब आपको जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट, जैसे आपका टायर्स हो गए, उसका जो इंजन पार्ट्स हो गए, तो वो आप अनदर कंपनी से परचेज करते तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती। तो आपने सोचा कि मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटोमोबाइल का, तो हम ना करके कि जो इंजन के पार्ट्स हैं वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करें, वो भी हम बनाएं, और जो टायर्स हैं वो भी हम बनाएं, तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा हमारी एक इमेज बनेगी। तो हमने उन कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो इंजन पार्ट्स बनाती थी, जो टायर्स बनाती थी, हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया डायरेक्टली, तो वो हमारे लिए क्या होगा बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई हो गया, राइट, उनको हो गया। एक आता है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। हियर अ फर्म्स एज्यूम एफडीआई फॉर सेलिंग आउट द प्रोडक्ट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, setting up the marketing network, assembly, mixing operations overseas as illustrations of the vertical forward vertical FDI। कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, लाइक शूज हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, उसका डायरेक्टली आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में ना लेके या एजेंट को बीच में ना लेके डायरेक्टली आप कस्टमर तक सेल आउट कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई हो गया। इसमें आप ज़्यादा मार्केट कवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए आप फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको सारे जो टाइप्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। एक आता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो बिल्कुल नए सिरे से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक फॉरेन कंपनी, आप एग्जाम्पल समझिए, एक फॉरेन कंपनी है, उसने अनदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, ऐसी जगह बिल्कुल एक नया सेटअप प्लान बनाया, कोई वहाँ एग्जिस्टिंग प्लान नहीं था, बिल्कुल नए सिरे से उसकी पॉलिसीज बनाई, नए कंस्ट्रक्शन कराया, नए प्लान लगाया, नया लेआउट्स लगाया, बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने जो एक इन्वेस्टमेंट करा वो कहलाता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। आप देख सकते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आर डन प्राइमरली फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू फैसिलिटीज और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। ये कहता है यहाँ पे कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल न्यू फॉर्म से क्रिएट कर रहा है, राइट, तो वो हमारे लिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एक आता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, राइट, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ रीजंस हैं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वहां पे आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको आपने टेक ओवर कर लिया, उसको आपने एक्विजिशन कर लिया उसके साथ में या मर्जर कर लिया,
और आप मिलके वहां पर बिजनेस रन करने लगे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एक इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड व्हेन अ कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी परचेजेस और लीज एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट फैसिलिटीज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन। आप उस लीज पे ले सकते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले लिया, राइट। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, फॉरेन कंपनी रेदर देन सेटिंग अ न्यू फैक्ट्री डिसाइडेड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ एक्जिस्टिंग फैक्ट्री। जो फॉरेन कंपनी होती है बेसिकली वो डिसाइड करती हैं कि ऑलरेडी कंपनी सेटअप बना हुआ है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग फर्म है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि उनको ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनके एक उनकी नोन है वहां पे, तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, वो एक ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एफडीआई कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखते हैं कि एफडीआई बेनिफिट्स द रिसिपेंट नेशन। एक रिसिपेंट नेशन के लिए एफडीआई क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में बेनिफिट्स भी आते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेटली जब एफडीआई आएगा, जिस कंट्री में एफडीआई आ रहा है वहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, राइट। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। फिर आता है सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेफिनेटली जब फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो एक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अनदर बनाता है डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया। जितने भी वो बैकवर्ड एरिया हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा कि नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, राइट, जॉब्स मिलेंगी, बाकी जो रोड्स हैं, राइट, जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो इम्प्रूव होंगी, तो जो बैकवर्ड एरिया है उसका भी डेवलपमेंट होगा। फिर आता है प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जो नई टेक्नोलॉजीज फॉरेन से आएंगी वो नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई फाइनेंस लेके आएंगे, तो वो भी एक बेनिफिट हो जाएगा। और जब वो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, राइट, एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो वहां पे जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो कैपिटल फ्लो है, जो हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा। और क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो भी वहां पर गेन करेगा। तो आई होप जितने बेनिफिट्स है वो हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए। फर्दर देखते हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसकी कॉस्ट भी, भाई एफडीआई आ रही है तो बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, एडवांटेजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ कॉस्ट भी एफडीआई की होंगी, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे फ्लो टू हाई प्रॉफिट एरिया रेदर देन मेन कंसर्न। यहाँ पर जो मेन कंसर्न है उसके बजाय जो हाई प्रॉफिट एरिया है उस पर वो उस पर निर्भर हो जाएंगे। कोई कंपनी आ रही है वो तो सीधे प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, राइट, उसका कोई अनदर कंसर्न नहीं रहेगा। थ्रू देयर पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, एमएनसीज कैन अंडरमाइन इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। जब उनके पास पावर होगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो जो एमएनसीज कंपनी है, राइट, वो इकोनॉमिक उनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी और उनके पास कंट्रोल भी आ जाएगा, तो ये उनके एक लिमिटेशन हो जाएगी, राइट। समटाइम्स इंटरफेरेंस इन द नेशनल पॉलिटिक्स। जब उनके पास पैसा आ जाएगा, उनका एक अपना एक इमेज बन जाएगी, राइट, उनके पास लोग जुड़ जाएंगे, उनके सेटअप बन जाएगा, तो जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी वो इंटरफेरेंस करने लगेंगे। डेफिनेटली करेंगे। जैसे जो पहले आपने अंग्रेज देखा, वो क्या हुआ, यहाँ पे आए थे, फिर वो पॉलिटिकल पावर भी आ गई, उन्होंने उसमें भी इंटरफेरेंस कर दिया था, राइट। फिर आता है समटाइम एंगेज इन अनफेयर एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो फिर क्या करेंगे, जब वो बिजनेस करने लगेंगे तो वो गलत तरीके से बिजनेस करेंगे, राइट। जो इथिकल नहीं है, अनएथिकल बिहेवियर वो ट्रेड करने लगेंगे, तो वो भी एक लिमिटेशन हो जाएगी। फिर समटाइम रिजल्ट्स इन मिनिमाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग कंपटीशन एंड क्रिएट मोनोपोली। वो क्या करेंगे, जो कंपटीशन है उसको वो मिनिमाइज करेंगे और एक मोनोपोली लेके आएंगे। क्योंकि जब जो छोटे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी एलिमिनेटेड हो जाएगा और उनके पास एक मोनोपोली आ जाएगी, तो ये लिमिटेशंस कहलाएंगी। तो आई होप आपको हमने सारा वन बाय वन डिस्कस कर लिया, राइट। हमने इससे सबसे पहले कंसेप्ट देखा था, फिर जो टाइप्स ऑफ एफडीआई देखा था, फिर हमने उसके जो बेनिफिट्स हैं और जो लिमिट है उनको भी डिस्कस किया था हमने, राइट। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, राइट।